क्लास 7 हमने आपकी जो बुक है हिस्ट्री की उसका कल लेसन स्टार्ट करा था द दिल्ली सुल्तानेट्स और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बुक में पेज नंबर 43 और 44 पर दिख जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। विच रूलर फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली, यानी कौन सा राजा था जिसने अपनी जो कैपिटल होती है सबसे पहले दिल्ली में बनाई थी, यानी अपनी राजधानी। द तोमर राजपूत, तो सबसे पहले तोमर राजपूत थे पहले रूलर जिन्होंने वहां पर अपनी राजधानी बनाई थी। वॉट वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, यानी किस भाषा में वो अपना सारा काम करते थे। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स वॉज पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज में। इन हुज रीन डिड द सुल्तानेट रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट, यानी किसके राज्य में सबसे ज़्यादा फैला। The Sultanate reached its farthest extent in the reigns of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, तो इन दोनों के राज्य में सबसे ज़्यादा फैलाव हुआ हर जगह का। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया, इब्न बतूता आए थे मोरक्को यानी अफ्रीका से। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, why was it important for military commanders to keep the interest of peasantry in mind, यानी जो सर्कल ऑफ जस्टिस हमने पढ़ा था कि किस तरीके से न्याय दिया जाता है, तो उसमें क्यों कहा गया है कि जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं उनको मजदूरों के बारे में भी सोचना चाहिए अपने दिमाग में। द मिलिट्री कमांडर्स गॉट सैलरी फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी जो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे उनको सैलरी उसी टैक्स से मिलती थी जो टैक्स मजदूर भरते थे, और इसीलिए ज़रूरी था। हैंस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट इन माइंड बिकॉज द पीजेंट कुड पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे वर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी, क्योंकि जब वो खुश रहेंगे, इतने समृद्ध रहेंगे, तभी तो वो टैक्स भर पाएंगे और तभी इनकी सैलरी आ पाएगी, इसलिए उनको उनके हक के बारे में सोचना पड़ता था। What is meant by external and internal frontiers of Sultanate? By the internal frontier we mean the hinterlands and the garrison towns, यानी कि जो प्लेसेस आस पास थी उनके पड़ोस में थी कैपिटल सिटी की, उनको हम इंटरनल फ्रंटियर बोलते हैं, जो कि गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में एक जंगल हुआ करता था, वहाँ तक था वो एरिया। और एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब है वो एरिया जो साउथ इंडिया में आते थे, जो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। What were the steps taken to ensure that मुक्तिस performed their duties, यानी कौन से हमने कदम उठाए थे जिससे पता चलता था कि मुक्तिस अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। Why do you think they may have wanted to defy the orders of Sultan, और क्या आपको क्यों लगता है कि वो सुल्तान के ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। Steps taken to ensure that मुक्तिस performed their duties were their office was not inheritable, यानी कि ऐसा नहीं था कि किसी का बाप मुक्ति है तो उसका बेटा भी मुक्ति बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। They were assigned इक्तास for short period of time for before being shifted, यानी उनको हर जगह की ज़मीन सिर्फ थोड़े समय के लिए दी जाती थी ताकि वो उस पर कब्जा करके ना बैठ जाएं, शिफ्ट कर दिया जाता था उनको। Accountants were appointed by plate to check the amount of revenue collected, वहाँ पर अकाउंटेंट बिठाए जाते थे जो गिनते थे कि किसने कितना टैक्स कलेक्ट करा है। I think the Muktis may have wanted to defy the order of sultans in order to exercise their control over money and military resources. तो ऐसा क्यों लगता था कि जो मुक्ति है वो उनका ऑर्डर नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपना कंट्रोल कायम करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे पैसे के ऊपर भी और मिलिट्री के ऊपर भी। What was the impact of Mongol invasions on the Delhi Sultanate? मंगोल्स का जो इन्वेजन था, जब मंगोल आए थे यहाँ पर, तो उनका क्या असर हुआ। Mongols' attack on Delhi Sultan increased during the reign of Alauddin Khilji and in early years of Muhammad Tughlaq's rule, यानी अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में भी और मोहम्मद तुगलक के शुरुआती सालों में भी मंगोल्स का जो खतरा था वो बढ़ता जा रहा था। Hence a vast standing army was established under these two rulers to confront Mongol invasion, तो इसीलिए दोनों ने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करी जिससे वो इनसे लड़ पाए। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सिरी फॉर हिज सोल्जर्स, अलाउद्दीन ने एक नया शहर बसाया जिसका नाम उसने सिरी रखा और वो उसके जो सैनिक हुआ करते थे उनके लिए था। ही ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग दैम सैलरीज इन कैश रैदर देन इक्तास, और अब उसने उन्हें कैश में देना शुरू कर दी थी सैलरी। ही कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली, उसने जितनी भी कीमतें थी सबको कंट्रोल करा। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरीज,
मोहम्मद तुगलक ने भी सेम करा, लेकिन इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस ही यूज टोकन करेंसी मेड ऑफ चीफ मेटल। तो उसने कंट्रोल करने की जगह टोकन नाम से एक करेंसी निकाली, जैसे हमारे यहाँ रुपए चलता है उनके यहाँ टोकन चलता था, जो बहुत सस्ते मेटल का बनता था। He did so in order to mobilize resources to fight Mongol army। उसने ऐसा इसलिए करा ताकि और ज़्यादा खर्चा ना बढ़े और वो अपनी आर्मी में ज़्यादा ध्यान दे पाए। अलाउद्दीन ऑल्सो मेड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेरी इफेक्टिव। अलाउद्दीन ने भी अपने जितने भी काम करने वाले थे और जितना भी पूरा राज्यपाट था उसको काफ़ी अच्छा कर लिया। Hence he successfully withstood the threat of Mongol invasions। और इसलिए अलाउद्दीन जो था वो मंगोल से जीत गया था, लेकिन मोहम्मद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके थे वो फेलियर थे। उसने प्लान करा था कि वो मंगोल की जो राजधानी है ट्रैक्सोनियाना उस पर अटैक करेगा, लेकिन वो जल्दी ही हार गया और उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यानी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और दौलतबाद में जब वो लोगों को शिफ्ट कर रहा था तो वो भी उसने रोक दिया। Do you think the authors of Tawariq would provide information about the lives of ordinary men and women? क्या आपको लगता है कि जो लोग वहाँ पर हमने पढ़ा था बुक्स लिखते हैं जिनका नाम होता है तवारीख, वो आम जनता के बारे में लिखते होंगे? तो नहीं। I don't think the authors of Tawariq would provide information about lives of ordinary people। वो आम जनता के बारे में नहीं लिखते थे। Actually these were authors appointed by the sultans to write about their political career। क्योंकि इनको सुल्तान नियुक्त करता था और ये उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में ही लिखा करते थे। रज़िया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? येस, टुडे वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली। यानी उस समय में तो ये एक बहुत मतलब इतनी ज़्यादा आम बात नहीं थी, एक यूनिक बात थी, लेकिन अभी के समय में हम वुमेन लीडर्स को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी एंड जयललिता। दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स एज सक्सेसफुल लीडर्स। ये एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लीडर हमने देखे हैं कि रही हैं। वाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? क्यों उनका इंटरेस्ट था कि वो जो जितने भी वहाँ पर जंगल थे गंगा के आसपास उसको काट दें? डज डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीज़न टुडे? क्या अभी भी जब हम पेड़ और जंगल साफ करते हैं तो उसका रीज़न यही रहता है? The Delhi Sultans were interested in cutting down forest because they want to extend cultivation। क्यों चाहते थे वो? क्योंकि वो जंगल काटकर अपने खेतों को आगे बढ़ाना चाहते थे। Cultivation was the only means by which they could collect more land revenue। तो जितनी ज़्यादा खेती वहाँ पर होगी उतना ज़्यादा उन्हें लैंड का टैक्स मिलेगा, यानी ज़मीन का टैक्स। लेकिन टुडे फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब हम फॉरेस्ट काटते हैं तो इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए काटते हैं, या फिर अकोमोडेशन ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, घर बनाने के लिए, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको रखने के लिए हम अब डिफॉरेस्टेशन करते हैं। आपके बुक के क्वेश्चंस हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द वेज इन विच द चीफ्टन्स अरेंज्ड फॉर देयर डिफेंस। यानी कि चीफ्टन्स जो थे वो खुद की रक्षा कैसे करते थे। दे फोर्टिफाइड देमसेल्व इन माउंटेन्स, इन रॉकी, अनइवन एंड रग्ड प्लेसेस एज वेल एज इन बैम्बू ग्रूव्स। यानी वो अपने आप को कहाँ कहाँ छुपा लेते थे? पहाड़ों में, पत्थरों के पीछे, ऐसी टूटी फूटी जगहों पर, बैम्बू की जगहों पर। द बैम्बू ग्रूव फॉरेस्ट यानी बांस का जो फॉरेस्ट हुआ करता था वो एक बहुत अच्छी छुपने की जगह था। उसके अंदर वो खुद भी रह लेते थे, अपने भेड़ बकरियों यानी कैटल को भी रख लेते थे और अपने क्रॉप्स भी उगा लेते थे। वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था जिससे उनकी पानी की कमी पूरी हो जाती थी और इसलिए वो जगह काफ़ी सेफ हुआ करती थी। वाई वॉज द टोकन करेंसी प्रूव टू बी अ फेलियर? टोकन करेंसी जो हमने पढ़ा उसने मोहम्मद तुगलक ने टोकन चलाए थे। तो किस तरीके से वो करेंसी ने फेलियर थी? वो इट वॉज मेक आउट ऑफ चीफ मेटल, यानी कि वो गोल्ड या सिल्वर की नहीं बनी थी, वो सस्ते धातु की बनी हुई थी। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, और लोग उस समय में इन कॉइन्स के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। वो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने सारे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन बचा लिए और अपने टैक्स इस टोकन की करेंसी से भर दिए, और इसलिए ये करेंसी कुछ काम नहीं आई और ये फेलियर हो गई। हु वॉज शेर शाह सूरी? हाउ डिड ही एस्टैब्लिश्ड हिज डायनेस्टी? कौन था ये और इसने अपना राज्य कब फैलाया और कैसे फैलाया?
शेर शाह सूरी स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार, यानी बिहार में उनके एक अंकल थे जिनके यहाँ वो मैनेजर के रूप में काम करता था। और इवेंचुअली वो चैलेंज हुए और उन्होंने डिफीट करा मुग़ल एम्परर हुमायूं को, उन्होंने हरा दिया और फाइनली उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और अपनी खुद का राज्य वहाँ चलाया। डिस्क्राइब 3 मेन इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद तुगलक। 3 मेन क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद अपना कैपिटल जो था, राजधानी को शिफ्ट कर लिया, जिससे वो डेक्कन एरिया के ऊपर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाए। दूसरा, उन्होंने टैक्स बढ़ाने का आइडिया सोचा। वो टैक्स इसलिए बढ़ाना चाहता था ताकि उसकी आर्मी बढ़ पाए, और ये दोआब एरियाज़ में यानी जो जंगल के एरियाज थे वहाँ पर करा गया। टोकन करेंसी ब्रास और कॉपर से बनाई गई, जिससे पूरा सिल्वर और गोल्ड के ऊपर प्रेशर नहीं आए, लेकिन ये स्कीम फेल हो गई। गिव एन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक। दोनों बंदंगन यूज़ करते थे, हमने पढ़ा था, जो नौकर ये खरीद के लाया करते थे बाहर से, जब कोई सेना हार जाती थी तो वहाँ से ये ले आया करते थे, जिसका मतलब होता था दास, स्लेव। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो नीच जात के थे, जिनका बर्थ ऐसा नहीं था कि वो ऊंची जगह पर बैठे, फिर भी इन्होंने उनको बहुत हाई पॉलिटिकल पोजीशन दी। These slaves were clients were loyal to their master। इन्होंने इसलिए करा क्योंकि ये बहुत वफादार हुआ करते थे। और लेकिन इनके जो बच्चे थे वो वफादार नहीं हुआ करते थे। इसलिए क्यों? क्योंकि जो नए सुल्तान थे उनके नए दास हुआ करते थे। तो खलजी और तुगलक जो है उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स बनाए, गवर्नर्स बनाए, और जो लैंड्स इनको दिए जाते थे, ज़मीनें इनको दी जाती थी, उन्हें कहा जाता था इक्ता, और इनको जिनको दी जाती थी मालिक को, उनको इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति की ड्यूटी हुआ करती थी मिलिट्री कैंपेन चलाना, लॉ मेंटेन करके रखना, और मुक्ति जो है अपनी सैलरी के रूप में टैक्स कलेक्ट कर लिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में हम देखें तो जो स्टेट थी उससे पूरा लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, यानी ज़मीन का टैक्स पूरा भरा जाता था जो भी उनके कंट्रोल में थी। और जितने भी लोकल लोग थे उनके ये राइट्स ख़त्म कर दिए थे कि वो खुद अपने आप टैक्स भर पाए नहीं। सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट, यानी वो ज़मीन को अच्छे से नापते थे, तोलते थे पूरे तरीके से आसपास से, और उसके बाद उसका टैक्स बताते थे। लेकिन एक बहुत लार्ज पार्ट सब कॉन्टिनेंट का बाहर ही था, जिसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं था, क्योंकि इतनी दूर से उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल था, जैसे बंगाल। लेकिन धीरे धीरे सदर्न इंडिया के ऊपर जैसे जैसे इनका कब्जा होता गया, ये अपने एरियाज इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन वो सब वेस्ट चला गया। What steps were taken in Alauddin Khilji to become second Alexander of the world? Did he succeed in it? यानी ये दूसरा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर बनना चाहता था, तो इसने क्या क्या करा? इसने पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। इसने ना सिर्फ साउथ इंडिया के स्टेट्स को अपने कब्जे में करा, लेकिन उनसे एनुअल टैक्स भी इसने भरवाए। इसने मंगोल्स को इतने बुरे तरीके से हराया कि उन्होंने कभी दोबारा उसके राज्य में हमला करने की ज़रूरत नहीं करी, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड जो था उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता था। तो उसने एक काजी उसके साथ था, उसने एडवाइस दिया कि तुम पहले इंडिया के ऊपर कब्ज़ा करो, और इसीलिए उसने अपना कब्ज़ा पहले इंडिया पर करा। और अपना ये एम पूरा करने से पहले वो मर गया, और इसलिए उसका जो सपना था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर बनने का वो अधूरा रह गया। डिस्क्राइब व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, यानी इनका पतन कैसे हुआ, ये ख़त्म कैसे हो गए। सबसे पहले 1398 में एक तर्किश चीफ तिमूर आया, जिसने इंडिया पर हमला करा और दिल्ली को तहस नहस करके चला गया। बहुत हज़ारों लोग उसने मारे, और ये एक बहुत बुरी बात थी दिल्ली सुल्तानेट के पावर के लिए। फिरोज़ तुगलक की जो पॉलिसीज़ थी उलामास को देखते हुए बनाई गई थी, जो ऑर्थोडॉक्स थे, जिनकी सोच बहुत छोटी थी, और इस वजह से उनकी पावर काफ़ी कम हो गई। जो दिल्ली के सुल्तान थे वो अपना कॉन्फिडेंस लोगों पर नहीं जीत पा रहे थे, उन लोगों को उन पर भरोसा नहीं हो रहा था, और इसलिए भी उनका पतन हुआ। और लगातार नॉर्थ वेस्टर्न साइड से कंटिन्यू अटैक होते थे इंडिया पर, जिसकी वजह से दिल्ली सुल्तानेट और ज़्यादा वीक होते चले गए। और फिर उनके जो जितने भी काम करने वाले सैनिक थे और वो थे, सब ने अपना भरोसा इनके ऊपर से खो दिया, और आखिरी में इसीलिए ये हार गए। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। क्या फ़र्क था दोनों के बीच में?
ये एक बहुत बड़ी आर्मी बनाता था क्योंकि दिल्ली के ऊपर 2 बार अटैक हो चुका था। लेकिन तुगलक जो था वो अपनी आर्मी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरी आर्मी ऑलरेडी बड़ी है, तो इसलिए उसने और उसको बढ़ाने का नहीं सोचा। खलजी मेड अ न्यू फोर्ट टाउन कॉल्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर, यानी इसने एक नया शहर बनाया अपने सैनिकों के लिए। इसने भी एक नया शहर बनाया, इसने दिल्ली को खाली करके सोल्जर्स को वहां रख दिया। सोल्जर्स हैड टू बी फेड बाय द प्रोड्यूस कलेक्टेड फ्रॉम लैंड, यानी ये अपने सैनिकों को जो भी बनता था वहाँ पर उसी में से खिलाता था। 50% हर फार्मर का इसके पास आता था और ये किंगडम में से टैक्स कलेक्ट करके आर्मी को देता था और उसके बाद एडिशनल टैक्स लगाता था लोगों पे, जिससे आर्मी की रेख रेख हो पाए। सोल्जर्स को ये कैश में पैसे देता था और ये भी सोल्जर्स को कैश में देता था, लेकिन ये टोकन करेंसी यूज़ करता था। और अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था, सक्सेसफुल हुआ। लोग उसको बहुत वाहवाही देते थे क्योंकि उस समय सब कुछ बहुत सस्ता हुआ करता था, जितने भी चीज़ें मार्केट में आती थी। लेकिन तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो फेल हो गए और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आए। और टैक्स बढ़ने से, फाइन बढ़ने से जो बाकी लोग थे उनके अंदर एक बदले की भावना आने लगी कि ये हमारा कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए लास्ट में उसे जो टोकन करेंसी हुआ करती थी उसको हटाना पड़ा। तो ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है।